कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी दुनिया से होती है जहाँ कि भयानक दहाड़ गूंज उठी है। हजारों साल पुराना खौलते हुए सोने से लदा हुआ खूंखार ड्रैगन जब भयंकर गुस्से में पागल होकर हजारों मासूम लोगों की तरफ उड़ता है तो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन आखिर इन बौनों से ऐसी कौन सी भयानक गलती हुई जिसने इस जलती हुई तबाही को न्योता दे दिया? और क्या यह नन्हा हॉबिट अपनी चालाकी? कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी दुनिया से होती है जहाँ कि भयानक दहाड़ गूंज उठी है। हजारों साल पुराना खौलते हुए सोने से लदा हुआ खूंखार ड्रैगन जब भयंकर गुस्से में पागल होकर हजारों मासूम लोगों की तरफ उड़ता है तो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन आखिर इन बौनों से ऐसी कौन सी भयानक गलती हुई जिसने इस जलती हुई तबाही को न्योता दे दिया? और क्या यह नन्हा हॉबिट अपनी चालाकी से इस खौफनाक राक्षस को तबाही मचाने से रोक पाएगा? कहानी का यह रोमांचक सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। अंधेरी रात के साये में बौने, गैंडाल्फ और बिल्बो बैगिंस खुले मैदानों में अपनी पूरी ताकत से भाग रहे होते हैं। उनके पीछे अज़ोग के ऑर्क्स खतरनाक भेड़ियों पर सवार होकर उनका पीछा कर रहे होते हैं। बिल्बो, जो अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करके आगे झाड़ियों का जायजा लेने गया था, तेजी से वापस आता है और बताता है कि सिर्फ ऑर्क्स ही नहीं बल्कि उनके रास्ते में एक और बेहद खतरनाक और विशालकाय जीव भी मौजूद है। बिल्बो बताता है कि इंसान जैसा दिखने वाला एक शख्स अचानक एक बहुत बड़े काले भालू में बदल गया है जो जमीन को हिला रहा है। गैंडल्फ तुरंत सबको आदेश देता है कि वे आगे मौजूद लकड़ी के एक बहुत बड़े और मजबूत घर की तरफ भागें, क्योंकि वह भालू ऑर्क्स और बौनों से बेहद नफरत करता है। सभी बौने अपनी कुल्हाड़ियां और तलवारें संभाले हाँफते हुए घर के विशाल दरवाजे तक पहुंचते हैं। पीछे से भालू दहाड़ता हुआ करीब आ रहा होता है। थॉरिन और द्वालिन अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी के भारी दरवाजे को धक्का देते हैं और सब अंदर घुसकर तुरंत लोहे की कुंडी लगाने लगते हैं। तभी वह विशाल भालू दरवाजे पर जोरदार टक्कर मारता है और अंदर आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से सब मिलकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। सबकी सांसें अटकी हुई होती हैं, लेकिन आखिरकार वह भालू दहाड़ता हुआ वापस जंगल की तरफ लौट जाता है। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे ही लकड़ी की खिड़कियों से अंदर आती हैं, बौने जागते हैं और देखते हैं कि एक खूबसूरत, लंबा और मजबूत दाढ़ी वाला आदमी जिसका नाम बियॉर्न है, चुपचाप उनके लिए दूध और शहद का इंतजाम कर रहा होता है। बियॉर्न एक स्किन चेंजर है जो इंसान और भालू का रूप बदल सकता है। बियॉर्न बौनों को साफ बताता है कि उसे बौनों की लालची फितरत से सख्त नफरत है, लेकिन क्योंकि ऑर्क्स ने उसकी पूरी जाति को तबाह कर दिया है और अब वह आखिरी स्किन चेंजर बचा है, इसलिए वह उनकी मदद करेगा। गैंडल्फ बियॉर्न को बताता है कि हमें डूरिंस डे से पहले काली चट्टान तक पहुंचना है। जब डूरिंस डे पर सूरज की आखिरी किरण उस काली चट्टान पर पड़ेगी, तभी उस गुप्त दरवाजे में चाबी लगाने का छेद दिखाई देगा। बौनों को ड्रैगन से अपना घर वापस लेना है। बियॉर्न बताता है कि यहाँ ऑर्क्स की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। तुम पैदल अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बियॉर्न उन्हें तेज रफ्तार घोड़े देता है ताकि वे जहरीले जंगल मर्कवुड के किनारे तक सुरक्षित पहुंच सकें। दूसरी तरफ जब बौने बियॉर्न के घर रात को ठहरे हुए थे, अज़ोग अपने ऑर्क्स के साथ बौनों का पीछा करते हुए बियॉर्न के घर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। वह उन्हें ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक एक खास ऑर्क बोल्ग, जो अज़ोग का बेटा था, भागता हुआ आता है और अज़ोग को संदेश देता है, आका सौरन तुम्हें तुरंत दोल गुलदुर बुला रहे हैं। वहां पहुंचकर जब अज़ोग एक चट्टान पर खड़ा होता है तो एक शैतानी साया सौरन उसके सामने दिखाई देता है। अज़ोग शिकायत करता है कि आपने मुझे थॉरिन को मारने का वादा किया था, लेकिन सौरन उसे रोकते हुए गुफा की गहराइयों से निकलती हुई ऑर्क्स की एक विशाल सेना दिखाता है। सौरन अज़ोग से कहता है, हमारी ताकत और संख्या लगातार बढ़ रही है, एक महान युद्ध आने वाला है, तुम मेरी इस पूरी विशाल अंधेरी ऑर्क आर्मी की कमान संभालोगे। इस तरह अज़ोग को बौनों के छोटे से मिशन से हटाकर मिडिल अर्थ पर कब्जे के लिए सौरन की मुख्य सेना का सेनापति बना दिया जाता है। अज़ोग अपने बेटे बॉल्ग की तरफ घूरते हुए सख्त लहजे में आदेश देता है, पूरी सेना लेकर जाओ, थॉरिन और उसके साथियों का पीछा करो और उन सबको खत्म कर दो। एक भी बौना जिंदा नहीं बचना चाहिए। दूसरी तरफ बियॉर्न के घोड़ों पर सवार होकर बौनों का कारवां एक ऐसे जंगल के सामने पहुंचता है जिसकी फिजा देखकर ही दिल में डर बैठ जाता है। मर्कवुड का जंगल पुराने, सड़े हुए और काले पेड़ों से भरा हुआ है, जहां सूरज की एक किरण भी नीचे जंगल में नहीं पहुंचती। जंगल के प्रवेश द्वार पर लगे पुराने एल्विश पत्थरों को देखकर गैंडल्फ का चेहरा चिंता से गंभीर हो जाता है। वह अचानक अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोकता है। गैंडल्फ बौनों के करीब आता है और उनकी आंखों में आंखें डालकर बेहद सख्त और गंभीर लहजे में हिदायत देता है। वह कहता है कि इस जंगल में बुराई का जादू फैला हुआ है, हवा जहरीली है
और पानी नशे वाला है। वह बॉनो को कड़ी चेतावनी देता है, खबरदार, किसी भी कीमत पर जंगल के अंदर मौजूद पुरानी पगडंडी का रास्ता मत छोड़ना। अगर तुम रास्ते से हटे तो इस अंधेरे जंगल में हमेशा के लिए खो जाओगे। थोरिन घबराकर गैंडल्फ से पूछता है कि क्या वह उनके साथ अंदर नहीं जा रहा। गैंडल्फ बताता है कि उसे एक पुरानी और गहरी बुराई के जागने का एहसास हुआ है और उसे तुरंत दौल गुल्दुर के वीरान किले की जांच के लिए जाना होगा। गैंडल्फ अपने घोड़े को मोड़ता है और तेज रफ्तार से जंगल के किनारे से गायब हो जाता है। अब थोरिन और उसके 13 बौने और हॉबिट बिल्बो बैगिंस इस जादुई और जहरीले जंगल के अंदर कदम रखते हैं। दिन गुजरता जाता है, लेकिन जंगल में दिन और रात का फर्क ही खत्म हो जाता है। पेड़ों की जड़ें सांप की तरह बौनों के पैरों से लिपटती हैं और हवा में मौजूद जहर की वजह से बौनों के दिमाग में भ्रम और पागलपन पैदा होने लगता है। वे आपस में लड़ने लगते हैं। बॉम्बुर बेहोशी और नींद जैसी हालत में गिर जाता है और आखिरकार उलझन और डर के बीच वे गलती से उस एकमात्र सुरक्षित पगडंडी को छोड़ देते हैं और अंधेरे जंगल की गहराई में खो जाते हैं। रास्ता भटकने के बाद सभी बौने भयंकर थकान और जहरीली हवा की वजह से निढाल होकर गिरने लगते हैं। बिल्बो बैगिंस यह देखने के लिए कि सूरज किस तरफ है, एक बहुत बड़े और ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ता है। जैसे ही वह पेड़ के पत्ते हटाकर अपना सिर बाहर निकालता है, उसे खुला नीला आसमान और खूबसूरत तितलियां दिखाई देती हैं, जो उसे एक पल के लिए सुकून देती हैं। लेकिन जैसे ही वह नीचे बौनों को आवाज देने की कोशिश करता है, उसे पेड़ों के नीचे से बौनों की दर्दनाक और डरावनी चीखें और गुर्राने की आवाजें सुनाई देती हैं। बिल्बो जल्दी से नीचे उतरता है, लेकिन नीचे का नजारा पूरी तरह बदल चुका होता है। हर तरफ सफेद, मोटे और बदबूदार जाले फैले होते हैं। पेड़ों की शाखाओं से सभी बौने सफेद कपड़े की गठरियों की तरह जालों में लिपटे हुए लटक रहे होते हैं। पेड़ों के साए से काली, मोटी और 8 आंखों वाली विशाल मकड़ियां नीचे उतरती हैं। उनकी डरावनी नुकीली टांगें और जहरीले डंक देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे आपस में खोखली आवाज में बात कर रही होती हैं कि बौनों का मांस कितना स्वादिष्ट है। बिल्बो को समझ आ जाता है कि अब सिर्फ वही उन्हें बचा सकता है। वह तुरंत अपनी जेब से जादुई अंगूठी निकालकर उंगली में पहन लेता है और पूरी तरह गायब हो जाता है। अंगूठी पहनते ही बिल्बो की सुनने की शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि वह मकड़ियों की फुसफुसाहट भी साफ सुन सकता है। वह लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर दूर फेंकता है। उसकी आवाज सुनते ही मकड़ियां उस तरफ दौड़ पड़ती हैं। फिर बिल्बो अदृश्य हालत में आगे बढ़कर अपनी छोटी चमकती हुई तलवार निकालता है, जिसका नाम उसने स्टिंग रखा था, और मकड़ियों की गर्दन और आंखों पर लगातार वार करना शुरू कर देता है। इसी हंगामे के दौरान बिल्बो की अंगूठी गिर जाती है। एक बड़ी मकड़ी बिल्बो की गिरी हुई अंगूठी को छीनने की कोशिश करती है। बिल्बो पर अचानक भयंकर गुस्सा और जुनून सवार हो जाता है। वह उस कीड़े पर लगातार वार करता है और उसे बेहद बेरहमी से काटकर खत्म कर देता है। जब वह अंगूठी वापस उठाता है तो उसके दिल में डर पैदा होता है कि यह अंगूठी उसकी मासूमियत को खत्म कर रही है। बिल्बो जल्दी से बौनों के जाले काटता है। बौने नीचे गिरते ही होश में आते हैं और अपने हाथों और लकड़ियों से बाकी मकड़ियों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। बौने मकड़ियों के घेरे में फंसे होते हैं और थकान की वजह से हारने वाले होते हैं कि अचानक अंधेरे जंगल की फिजाओं में तेज एल्विश तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। चमकते हुए चांदी के तीर मकड़ियों की आंखों और सिरों के आर पार हो जाते हैं। पेड़ों की चोटियों से बेहद खूबसूरती और महारत के साथ 2 एल्फ योद्धा नीचे छलांग लगाते हैं। इनमें से एक सुनहरे बालों वाला लेगोलास है, जो एल्फ किंग थ्रैंडविल का बेटा है, और दूसरी लाल बालों वाली बहादुर लड़की टोरियल है, जो एल्फ गार्ड्स की कप्तान है। लेगोलास और टोरियल अपनी तलवारों की मदद से कुछ ही सेकंड में सभी मकड़ियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देते हैं। बौने समझते हैं कि वे बच गए हैं और खुशी जताते हैं, लेकिन लेगोलास बिना कोई वक्त गंवाए अपनी धनुष का जहरीला तीर सीधे थोरिन के चेहरे की तरफ तान लेता है। टोरियल और दूसरे एल्फ गार्ड्स बौनों को घेर लेते हैं और उनके सारे हथियार और जादुई चीजें छीनना शुरू कर देते हैं। वैसे तो एल्फ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वे अपने प्राचीन एल्फों की तलवार बौनों के पास देखते हैं तो उन्हें चोर समझने लगते हैं और उन्हें अपने महल ले जाते हैं। इसी दौरान बिल्बो अंगूठी पहनकर गायब हो चुका होता है, इसलिए एल्फ उसे देख नहीं पाते और बिल्बो चुपचाप एल्फों के पीछे पीछे उनके महल की तरफ चल पड़ता है। एल्फ बौनों को गिरफ्तार करके अपने शानदार जमीन के नीचे बने महल में ले जाते हैं, जो लकड़ी के नकाशीदार पुलों, खूबसूरत रोशनियों और बहती नदियों पर बना हुआ है। सभी बौनों को लोहे की भूमिगत काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता है, जहां कीली और टोरियल के बीच थोड़ा सा लगाव और रिश्ता बनने लगा है। मेरे पैजामे में कुछ भी हो सकता है। जबकि उनके लीडर थोरिन ओकनशील्ड को एल्फ किंग थ्रैंडविल के सामने पेश किया जाता है। थ्रैंडविल एक ऊंचे लकड़ी के सिंहासन पर बैठा होता है, जिसके चेहरे पर सदियों पुराना घमंड और बौनों के लिए नफरत साफ दिखाई देती है। थ्रैंडविल थोरिन को बताता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि बौने लोनली माउंटेन जा रहे हैं ताकि ड्रैगन स्मॉग का सोना हासिल कर सकें। थ्रैंडविल थोरिन को एक लालची ऑफर देता है। वह कहता है कि वह बौनों को आजाद कर देगा और उन्हें पहाड़ तक जाने के लिए सफर का सामान भी देगा, लेकिन बदले में उसे वे सफेद चमकते हुए
हीरे चाहिए जो थोरिन के दादा ने उससे छीन लिए थे। ये सुनते ही थोरिन का खून खौल उठता है। थोरिन थ्रैंडविल की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाता है और उसे याद दिलाता है कि जब स्मॉग ने उनके शहर एरेबोर पर हमला करके उनके बच्चों और औरतों को जला दिया था, तब थ्रैंडविल अपनी फौज के साथ दूर चट्टान पर खड़ा सिर्फ देख रहा था और उसने कोई मदद नहीं की थी। थोरिन की यह बात सुनकर थ्रैंडविल बेहद गुस्से में आ जाता है। थ्रैंडविल के चेहरे पर मौजूद जादुई पर्दा एक सेकंड के लिए हटता है और उसके गाल पर ड्रैगन की आग से जले हुए डरावने और बदसूरत जख्म दिखाई देते हैं। थ्रैंडविल गुस्से से चिल्लाता है और हुक्म देता है कि थोरिन को भी कालकोठरी में डाल दिया जाए ताकि वह वहां 100 साल तक सड़ता रहे। जब रात का सन्नाटा एल्फ्स के महल पर छा जाता है तो बिल्बो बैगिंस अपनी गायब रहने की हालत का फायदा उठाकर कैद खाने के गार्ड्स के पास पहुंचता है। वह गार्ड्स को एल्फ शराब के नशे में धुत पाकर उनकी चाबियां चुरा लेता है। बिल्बो फौरन नीचे जाकर सभी बॉनों के कैद खाने खोलता है। थोरिन और बॉने समझते हैं कि वे ऊपर का मुख्य दरवाजा तोड़कर भागेंगे, लेकिन बिल्बो उन्हें बताता है कि ऊपर सैकड़ों एल्फ गार्ड्स मौजूद हैं। बिल्बो सबको लेकर महल के शाही शराब के गोदाम में ले जाता है। वहां लकड़ी के बड़े बड़े खाली बैरल्स रखे होते हैं जिनके नीचे से एक तेज बहती नदी बाहर खुली नदी में गिरती है। बिल्बो सभी बॉनों को उन लकड़ी के ड्रमों के अंदर घुसने के लिए कहता है। बॉने पहले तो विरोध करते हैं, लेकिन फिर बिल्बो की बात मान लेते हैं। बिल्बो बिना कोई वक्त गंवाए एक बड़ा लीवर खींच देता है। फर्श का एक हिस्सा खुल जाता है और सभी ड्रम एक एक करके तेज नदी के बहाव में नीचे गिरने लगते हैं। ठीक उसी वक्त एल्फ्स को उनके भागने का पता चल जाता है और वे नदी का आखिरी लोहे का गेट बंद करने का हुक्म देते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब बोल्ग की अगुवाई में ऑर्क्स का एक खूंखार दल एल्फ्स के महल के उस हिस्से पर अचानक हमला कर देता है। अब नदी पर 3 तरफा जबरदस्त और रोमांचक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ ड्रमों में बंद बौने तेज बहाव में गोल गोल घूम रहे होते हैं और पानी के अंदर से ही अपने हाथों और कुल्हाड़ियों से ऑर्क्स पर हमला कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऑर्क्स नदी के किनारे किनारे भागते हुए बौनों का शिकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तीसरी तरफ लेगोलस और तोरियल पेड़ों और चट्टानों पर छलांग लगाते हुए हवा में अपने जादुई तीर चला रहे होते हैं। लेगोलस एक हैरतंगेज मंजर में 2 बौनों के सिरों पर पैर रखकर तेज नदी के साथ बहते हुए दोनों हाथों से ऑर्क्स की गर्दनें उड़ा रहा होता है। इसी हंगामे के दौरान एक ऑर्क का जहरीला तीर ड्वार्फ किली की टांग में धंस जाता है, लेकिन दर्द के बावजूद किली हिम्मत करके नदी का गेट खोल देता है और सभी ड्रम आजाद होकर तेज नदी के साथ खुले मैदानों की तरफ बह निकलते हैं। नदी का तेज बहाव खत्म होने के बाद सभी बौने और बिल्बो भीगे हुए और निढाल हालत में नदी के किनारे बाहर निकलते हैं। किली जहरीले तीर की वजह से तेज बुखार में तड़प रहा होता है। अचानक धुंध के बीच से लकड़ी की एक लंबी नाव धीरे धीरे दिखाई देती है, जिसके किनारे पर एक लंबा और गंभीर आदमी धनुष संभाले खड़ा होता है। ये बार्ड द बोमैन है, शहर लेक टाउन का एक गरीब मछुआरा। थोरिन उसे अपने सोने के सिक्के देता है ताकि वह उन्हें झील के पार बसे शहर लेक टाउन में चुपके से पहुंचा सके। बार्ड सभी बौनों को अपनी नाव में रखे मछलियों के बड़े बड़े डिब्बों के अंदर छिपा देता है और उनके ऊपर बदबूदार मछलियां डाल देता है ताकि बॉर्डर के सुरक्षा गार्ड्स को कोई शक न हो। बार्ड उन्हें चुपके से अपने पुराने लकड़ी के घर ले जाता है, जहां उसका बेटा बेन और उसकी 2 बेटियां उनका स्वागत करती हैं। बार्ड के घर की दीवार पर लोहे का एक पुराना धनुष और एक अजीब ब्लैक एरो का निशान बना होता है। बौना बालेन उसे देखकर बताता है कि यही वह काला तीर है जो सिर्फ लोनली माउंटेन के ड्रैगन स्मॉग की सख्त चमड़ी को चीर सकता है। बार्ड उन्हें बताता है कि उसके परदादा गिरियोन ने आखिरी ब्लैक एरो चलाया था, लेकिन वह स्मॉग को मारने में नाकाम रहे थे, इसलिए वह ड्रैगन को जगाने के सख्त खिलाफ है। थोरिन और उसके बौने रात के अंधेरे में शहर के शाही हथियार खाने से हथियार चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड्स उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उन्हें शहर के लालची शासक मास्टर ऑफ लेक टाउन और लोगों के सामने लाया जाता है। वहां थोरिन अपनी असली पहचान बताता है और कहता है कि वह एरेबोर का असली राजा है। वह शासक और लोगों से वादा करता है कि अगर वे पहाड़ पर जाकर अपना सोना हासिल कर लेते हैं तो वह लेक टाउन के हर नागरिक को मालामाल कर देगा। लोग खुशी से नारे लगाने लगते हैं। शासक लालच में आकर उन्हें हर तरह की सुविधा देता है। घायल किली की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे फिली और 2 दूसरे बौनों के साथ लेक टाउन में ही छोड़ दिया जाता है, जबकि थोरिन, बिल्बो और बाकी बौने पहाड़ यानी लोनली माउंटेन की तरफ अपने आखिरी सफर पर निकल पड़ते हैं। गैंडाल्फ अपने साथी जादूगर राडागास्ट के साथ अंधेरे और तबाह हो चुके किले डोल गुलदूर के जहरीले एंट्रेंस पर पहुंचता है। किला काले धुएं, जंग लगे लोहे और पुरानी बुरी आत्माओं के सायों से भरा होता है। गैंडाल्फ अपनी जादुई लाठी से ताबीज और प्राचीन शब्द पढ़कर किले पर फैले हुए अंधेरे जादू को तोड़ता है। जैसे ही जादू टूटता है, गैंडाल्फ पर यह सच खुलता है कि सौरन अभी पूरी तरह अपनी असली ताकत में नहीं आया
और वह कमजोर है। गैंडाल्फ फौरन राडागास्ट को सख्त हुक्म देता है, तुम्हें तुरंत लेडी गैलाड्रियल के पास जाना होगा और उन्हें कहना होगा कि हमें इसी हालत में हमला करके इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना अगर यह पूरी ताकत में आ गया तो पूरे मिडिल अर्थ को कोई नहीं बचा सकेगा। राडागास्ट पहले तो गैंडाल्फ को अकेला छोड़ने पर हिचकिचाता है। राडागास्ट के जाते ही गैंडाल्फ अकेला अपनी लाठी की रोशनी के साथ किले की गहराइयों में कदम रखता है। अचानक अंधेरे सायों के पीछे से एक अजीब, पागल और डरावना आदमी चाकू लेकर गैंडाल्फ पर हमला कर देता है। यह शख्स बुरे असर और जादू की वजह से अपना दिमाग पूरी तरह खो चुका होता है। गैंडाल्फ अपनी लाठी से जादुई रोशनी का जोरदार धमाका पैदा करता है और उस आदमी को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर से बुरे जादू का असर खत्म कर देता है। जैसे ही उसका होश वापस आता है, गैंडाल्फ का चेहरा सदमे से पीला पड़ जाता है। यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि थ्रेन है, बॉनो के राजा थ्रोर का बेटा और थॉरिन ओकनशील्ड का पिता, जिसे अजोग ने जंग के दौरान कैद करके यहाँ दौल गुलदूर की अंधेरी जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया था और उससे बॉनो की आखिरी जादुई अंगूठी भी छीन ली थी। थ्रेन होश में आते ही गैंडाल्फ को पहचान लेता है और रोते हुए अपने बेटे थोरिन के बारे में पूछता है। गैंडाल्फ उसे हौसला देता है कि थोरिन जिंदा है और एरेबोर को वापस लेने की मुहिम पर है। थ्रेन डर कर गैंडाल्फ से कहता है कि वे फौरन यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि यहाँ तबाही का राज है। गैंडाल्फ और थ्रेन अंधेरे रास्तों से भागने की कोशिश करते हैं कि अचानक अजोग अपने ऑक्स के साथ उनका रास्ता रोककर उन पर हमला कर देता है। गैंडाल्फ अपनी जादुई लाठी से रोशनी और ताकत की ढालें बनाकर अजोग और उसके ऑक्स से अपना बचाव करता है और थ्रेन के साथ एक ऊंचे पुल की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने के करीब होते हैं, पूरा किला कांपने लगा है और अंधेरे की एक भयानक लहर हवा में फैल जाती है। दोनों के सामने साउरॉन की एक विशाल काली परछाई उभरती है। गैंडाल्फ थ्रेन को अपने पीछे छिपाते हुए अपनी लाठी से रोशनी की एक जोरदार जादुई ढाल बनाता है। सौरन की परछाई गैंडाल्फ पर हमला करती है और थ्रेन को गैंडाल्फ के हाथों से खींचकर अंधेरे में निगल जाती है। गैंडाल्फ अपनी पूरी जादुई ताकत लगाकर सौरन के सामने डटा रहता है, लेकिन सौरन की वह काली परछाई धीरे धीरे एक बहुत बड़ी, जलती हुई और भयानक आग की आंख का रूप धारण कर लेती है। सौरन की बेहिसाब जादुई ताकत के सामने गैंडाल्फ की ढाल कांच की तरह टूट जाती है और उसकी लाठी तबाह हो जाती है। जादुई धमाके के साथ गैंडाल्फ हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। सौरन घायल और बेबस गैंडाल्फ को लोहे के एक पिंजरे में कैद करके हवा में लटका देता है। गैंडाल्फ पिंजरे की सलाखों से दर्द और मायूसी के साथ देखता है कि अजोग की अगुवाई में हजारों ऑर्क्स, ट्रोल्स और जहरीले जानवरों की एक बेशुमार और विशाल अंधेरी ऑर्क आर्मी न सिर्फ लोनली माउंटेन बल्कि पूरे मिडिल अर्थ पर राज करने और तबाही मचाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ लेक टाउन में थोरिन ओकनशील्ड जब अपने बाकी बॉनों के साथ लोनली माउंटेन के लिए रवाना होता है तो वह गंभीर रूप से घायल कीली को लेक टाउन में ही छोड़ जाता है, क्योंकि ऑर्क के जहरीले तीर का जहर अब उसकी टांग से पूरे शरीर में फैल रहा होता है। उसका भाई फीली और दो दूसरे बौने कीली की देखभाल के लिए लेक टाउन के उसी पुराने लकड़ी के घर में रुक जाते हैं। कीली की हालत हर पल बिगड़ती जाती है, वह दर्द से तड़पने लगता है और बेहोश हो जाता है। एक बौना बोफर तुरंत शहर की गलियों में एक खास जादुई जड़ी बूटी एथिलस ढूंढने निकल पड़ता है ताकि उसके जहर को रोका जा सके। इसी दौरान अजोग का बेटा बोल्ग अपने खूंखार ऑर्क्स के झुंड के साथ रात के अंधेरे और धुंध का फायदा उठाते हुए चुपचाप लेक टाउन के लकड़ी के घरों पर हमला कर देता है। वह बौनों को ढूंढते हुए सीधे बार्ड के घर में घुस जाते हैं, जहां बार्ड के छोटे बच्चे और घायल कीली मौजूद होते हैं। बौने अपनी तलवारें निकालकर बच्चों को बचाने के लिए ऑक्स से भिड़ जाते हैं, लेकिन ऑक्स की तादाद ज्यादा होती है और वे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक उसी नाजुक पल में टोरियल और लेगोलास, जो बौनों का पीछा करते हुए शहर पहुंचे होते हैं, छतों से छलांग लगाते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं। टोरियल और लेगोलस अपनी तेज रफ्तार तलवारों और तीरों से कुछ ही पलों में आधे से ज्यादा ऑर्क्स को गाजर मूली की तरह काट कर रख देते हैं। लेगोलस तुरंत बोल्ग का पीछा करता है और शहर की बर्फीली गलियों और पुलों पर लेगोलस और बोल्ग के बीच एक भयानक और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद बोल्ग घायल होकर वहां से भाग निकलता है। जब बोल्ग देखता है कि एल्फ योद्धा उन पर भारी पड़ रहे हैं तो वह अपने बचे हुए ऑर्क्स को साथ लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बोफूर आखिरकार वह जादुई जड़ी बूटी एथिलस लेकर घर वापस पहुंच जाता है। टोरियल, जो कीली की हालत देखकर बहुत परेशान थी, तुरंत उस जड़ी बूटी को अपने हाथों में मसलती है और एल्विश भाषा में उपचार करने वाले मंत्र और जादुई श्लोक पढ़ने लगती है। जैसे ही टोरियल अपने हाथों की रोशनी और जड़ी बूटी का लेप कीली के जहरीले जख्म पर रखती है, कीली के शरीर से जहर का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। कीली को होश आ जाता है और जब वह टोरियल के चेहरे पर चमक और प्यार देखता है तो वह धीमी आवाज में कहता है कि लगता है जैसे वह किसी खूबसूरत सपने में है। इस तरह टोरियल की जादुई शक्ति और जड़ी बूटी की मदद से कीली की जान बच जाती है। थोरिन और उसके बाकी बौने बिल्बो के साथ लोनली माउंटेन की ऊंची और सुनसान चट्टानों पर पहुंच जाते
जाते हैं। उनके पास मौजूद पुराने एल्विश नक्शे के मुताबिक आज ड्यूरेंस डे है, यानी साल का वह इकलौता दिन जब चांद और सूरज की आखिरी किरणें मिलकर गुप्त दरवाजे के ताले का छेद दिखाती हैं। बौने पहाड़ की सीधी दीवार के पास पहुंचकर चाबी का छेद ढूंढने की कोशिश करते हैं। सूरज धीरे धीरे क्षितिज में डूब रहा होता है और उसकी नारंगी किरणें चट्टान पर पड़ रही होती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सूरज पूरी तरह डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है। थोरिन गहरी मायूसी, गुस्से और सदमे में अपनी चाबी नीचे फेंक देता है। सभी बौने यह सोचकर कि उनकी मुहिम नाकाम हो चुकी है सिर झुकाकर वापस नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन बिल्बो बैगिंस वहीं चट्टान पर अकेला खड़ा रहता है। अचानक चांद की पहली सफेद किरणें निकलती हैं और एक पक्षी थ्रश चट्टान के पत्थर पर आकर एक अखरोट को बार बार मारता है। बिल्बो चौंक कर नीचे देखता है। जैसे ही चांद की किरणें चट्टान के एक खास हिस्से पर पड़ती हैं, पत्थर के अंदर से चमकता हुआ चाबी का छेद उभर आता है। बिल्बो चिल्लाकर बौनों को वापस बुलाता है। थोरिन दौड़ता हुआ आता है, चाबी उठाता है और उसे छेद में घुमा देता है। 100 साल से बंद एरेबोर की विशाल चट्टान सरक जाती है और शाही दरवाजा खुल जाता है। गुप्त दरवाजा खुलते ही थोरिन बिल्बो को एरेबोर के अंदर भेजता है। वह उसे बताता है कि उसका काम खजाने के अंदर मौजूद सबसे कीमती हीरा आर्कनस्टोन को ढूंढना है, जो राजगद्दी की निशानी है। बिल्बो चुपके से एक अंधेरे रास्ते से नीचे उतरता है और जैसे ही वह मुख्य हॉल में कदम रखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरे एरेबोर के विशाल हॉल में सोने के सिक्कों, हीरों, ताजों और जवाहरात के बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए हैं, जो 100 साल से वहीं सुरक्षित पड़े हैं। बिल्बो धीरे धीरे सोने के सिक्कों के ऊपर चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक उसका पैर सिक्कों के एक बड़े ढेर पर पड़ जाता है और हजारों सिक्के खनखनाते हुए नीचे गिरने लगते हैं। सोने के उस पहाड़ के नीचे से एक भारी, बेहद गर्म और डरावनी सांस की आवाज बाहर आती है। सोने का पहाड़ हिलने लगा है और उसके अंदर से एक विशाल, लाल और खौफनाक राक्षस ड्रैगन स्मॉग अपना सिर बाहर निकालता है। स्मॉग की आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही होती हैं। बिल्बो घबराकर फौरन अंगूठी पहन लेता है और गायब हो जाता है। स्मॉग अपनी नाक से हवा सूंघता है और खजाने के हॉल में धीरे धीरे चक्कर लगाना शुरू करता है। उसकी डरावनी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। मैं तुम्हारी सांसों को महसूस कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी गंध सूंघ सकता हूँ। तुम बौने नहीं हो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बिल्बो अंगूठी उतारकर डरते हुए स्मॉग की खुशामद करने लगता है और उसे महान स्मॉग का खिताब देता है, लेकिन स्मॉग एक भयानक ठहाका लगाता है और बताता है क्या तुम सोचते हो कि जासूसी तुम्हें जिंदा रख सकती है? कि वह जानता है कि उसे बौनों ने आर्कनस्टोन चुराने के लिए भेजा है और वह उसका पीछा करने लग जाता है। पीछा करने के दौरान बिल्बो को सोने के ढेर पर चमकता हुआ आर्कनस्टोन नजर आ जाता है। वह उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन स्मॉग का विशाल पंजा वहां आ गिरता है और वह हीरा सोने की गहराई में दब जाता है। स्मॉग के सीने के अंदर आग जलना शुरू हो जाती है और उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है। वह पूरे हॉल में आग का तूफान मचा देता है। बिल्बो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक खंभे के पीछे छिप जाता है। ठीक उसी पल थोरिन, ओकनशील्ड और उसके बौने हॉल में दाखिल हो जाते हैं। थोरिन अपने पूर्वजों का सोना ड्रैगन के कदमों तले देखकर गुस्से से चिल्लाता है। स्मॉग बौनों को देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। वह एक बहुत बड़ा आग का गोला उन सब की तरफ छोड़ता है। सभी बौने बड़ी मुश्किल से आग से बचते हुए एक सुरंग की तरफ भाग निकलते हैं। यहाँ से एरेबोर की तंग गलियों और विशाल हॉलों में एक भयानक पीछा शुरू होता है। वे लोनली माउंटेन के मेन एग्जिट की तरफ जाते हैं। रास्ते में वे एक रहस्यमयी पुल से गुजरते हैं कि अचानक एक सिक्का जमीन पर गिरता है। बिल्बो देखता है कि शायद यह उसकी जेब से गिरा है, लेकिन तभी वे सब ऊपर देखते हैं, जिससे उनकी सांसें अटक जाती हैं। वह विशाल ड्रैगन उनके ऊपर से उनकी तलाश में गुजर रहा होता है। यह सिक्का उसी की स्किन में फंसे हुए सिक्कों में से गिरा था। जब वे मेन एग्जिट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां ड्रैगन ने पहले से ही रास्ता बंद किया हुआ था। वहां बौनों के सैकड़ों लोगों की लाशें भी मौजूद थीं। ये देखकर उन सब के अंदर बदला लेने की उम्मीद जागती है। अब थोरिन फैसला करता है कि हम इस ड्रैगन को मारकर अपना बदला लेंगे। थोरिन कहता है, हम आग की भट्टियों की तरफ जाएंगे, इस ड्रैगन को आग में जलाकर ही मारेंगे। बौने अलग अलग समूहों में बंटकर स्मॉग को उलझाने की कोशिश करते हैं। स्मॉग अपनी लंबी पूंछ और सींगों से एरेबोर के सदियों पुराने मजबूत पत्थर के खंभों को पापड़ की तरह तोड़ता हुआ उनके पीछे आता है। पूरा एरेबोर भूकंप की तरह कांपने लगा है और ऊपर से भारी चट्टानें गिरने लगती हैं। ये धमाके लेक टाउन शहर में भी महसूस किए जाते हैं। सभी लोगों का डर बढ़ जाता है और लोगों की हालत खराब होने लगी है। दूसरी तरफ स्मॉग जैसे ही थोरिन को अपने सामने देखता है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। वह गुस्से से चीखता है और थोरिन को जिंदा जलाने के लिए अपने सीने से दहकती हुई आग का तूफान बाहर निकालता है। थोरिन बिना एक सेकंड गंवाए सामने मौजूद गहरी खाई में लटकी हुई एक मोटी रस्सी को मजबूती से पकड़कर नीचे छलांग लगा देता है। स्मॉग भी अपने शिकार को छोड़ने के मूड में नहीं होता। वह अपने विशाल जबड़े खोलकर थोरिन का पीछा करते हुए सीधा
खाई की गहराई में उतर जाता है। इसी नाजुक पल में ऊपर खड़े बौने जबरदस्त चालाकी दिखाते हैं। वे रस्सी के दूसरे सिरे से बंधा हुआ एक बहुत भारी लोहे का वजन खाई में गिरा देते हैं। वजन के तेजी से नीचे गिरते ही थोरिन रस्सी के साथ रॉकेट की रफ्तार से वापस ऊपर की तरफ खींचने लगा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऊपर आते हुए थोरिन का सामना सीधे स्मॉग के खुले हुए खूंखार मुंह से होता है। इससे पहले कि स्मॉग थोरिन को चबा पाता, ऊपर से बौने लोहे के भारी हिस्से और बड़ी चट्टाने सीधे स्मॉग के चेहरे पर गिरा देते हैं। जोरदार टक्कर से स्मॉग का संतुलन बिगड़ता है और वह चकराता हुआ खाई के अंधेरे तल में जा गिरता है। बौने समझते हैं कि खेल खत्म हो गया, लेकिन स्मॉग एक बार फिर खाई की गहराइयों से आग की लपटें उगलता हुआ गुस्से में पागल होकर वापस ऊपर की तरफ लपटा है। वह थोरिन को आग के तूफान से भस्म करने ही वाला होता है कि थोरिन आखिरी सेकंड में छलांग लगाकर किनारे की चट्टान पर गिरता है और मरते मरते बाल बाल बच जाता है। बौने फौरन वहां से निकल जाते हैं। इस रोमांचक पीछा करने के बाद बौने स्मॉग को भटकाते हुए सीधे एरेबोर के उस मुख्य कमरे में ले आते हैं, जहां प्राचीन भटियां और राजा की विशाल मूर्ति मौजूद होती हैं। स्मॉग बौनों के पीछे दहाड़ता हुआ एरेबोर के मुख्य और सबसे बड़े भट्टियों वाले कमरे में पहुंच जाता है। यहाँ बौने पहले से ही अपने मास्टर प्लान पर अमल करने के लिए तैयार होते हैं। थॉर्न अपने बौनों को तेजी से अलग अलग जगहों पर पोजीशन संभालने का आदेश देता है। बालिन और बोफुर भट्टियों में ईंधन डालते हैं। ड्रैगन आते ही आग का तूफान छोड़ता है, जिससे 100 साल से बुझी हुई शानदार भटियां अचानक ज्वालामुखी की तरह दहक उठती हैं। पूरे हॉल की नालियों में आग और पिघले हुए सोने की लाल लहरें दौड़ने लगती हैं। स्मॉग इन भट्टियों की आग देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और बौनों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बौने लोहे की गाड़ियों और जंजीरों के सहारे हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांगे लगाकर उसके शोलों से बचते हैं और उसे लगातार भट्टी की तरफ ललकारते हैं। स्मॉग बौनों को पीछे धकेलते हुए जब हॉल के बिल्कुल बीच में पहुंचता है तो उसे अपने सामने राजा थ्रोर का एक बेहद विशाल पुतला नजर आता है, जो पूरी तरह रेत और लकड़ी के ढांचे से ढका हुआ होता है। थॉर्न इस पुतले की छोटी पर तलवार संभाले खड़ा होता है और स्मॉग की आंखों में आंखें डालकर कहता है, हम अपने पूर्वजों का घर वापस लेने आए हैं। स्मॉग गुस्से में चीखता है, मैं आग हूँ, मैं ही मौत हूँ, और थॉर्न को भस्म करने के लिए अपने सीने में जहरीली आग जलाना शुरू करता है। ठीक उसी समय थॉर्न बौनों को इशारा करता है और बौने नीचे से जंजीरों को काट देते हैं। लकड़ी का ढांचा जैसे ही अलग होता है, अंदर से पिघले हुए, खौलते और चमकते हुए सोने का एक पूरा तूफानी समुद्र किसी बांध के टूटने की तरह धमाके के साथ बाहर निकलता है। पिघले हुए सोने की वह विशाल लहर स्मॉग को संभलने का मौका दिए बिना अपने अंदर निगल लेती है। स्मॉग सोने की उस जलती हुई नदी के नीचे पूरी तरह डूब जाता है और पूरे हॉल में मौत का सन्नाटा छा जाता है। बौने समझते हैं कि उनका दांव कामयाब हो गया और उन्होंने ड्रैगन को मार दिया है, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ सेकंड की होती है। अचानक पिघले हुए सोने का समुद्र एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। स्मॉग सोने की उस नदी से बाहर निकलता है। उसका पूरा विशाल शरीर चमकते हुए पिघले सोने से लथपथ होता है। वह दर्द, गुस्से और बदले में अंधा होकर चीखता है और एरेबोर की पत्थर की छत और चट्टानों को अपने सीने और पंखों से पापड़ की तरह तोड़ता हुआ खुले आसमान की ओर उड़ जाता है। स्मॉग रात के अंधेरे में आसमान में चक्कर लगाते हुए चीखता है, तुम मुझसे मेरा सोना नहीं छीन सके। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची तबाही क्या होती है। मैं इस झील के शहर लेक टाउन को जलाकर राख कर दूंगा। स्मॉग अपने विशाल पंख फैलाता है और रात के अंधेरे में सीधे लेक टाउन के बेगुनाह नागरिकों, औरतों और बच्चों को जिंदा जलाने के लिए रवाना हो जाता है। पहाड़ के टूटे हुए हिस्से पर खड़ा बिल्बो बैगिंस बेबसी से स्मॉग को शहर की तरफ बढ़ते हुए देखता है। वह मायूसी में हाथ मलते हुए आखिरी नाटकीय जुमला बोलता है, हमने क्या कर डाला। और इसी सनसनीखेज और सस्पेंस से भरपूर मोड़ पर फिल्म का अंत हो जाता है, जहां एक तरफ ड्रैगन अपने बदले की आग में दुनिया को खत्म करने निकल पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ सौरन पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए आजोक की कमान में अपनी सेना रवाना कर देता है। आगे क्या हुआ देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।